प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। प्यारो हिमवंत मेरो शोभा को धाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। डांडी व काठी भली खूब रोत्याली, डांडी व काठी भली खूब रोत्याली। ताल कठोड़ो को ऊंची पवाली, मन ते हर लेंदो यख डांडियों को घाम। जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। घुगती घुरांदी यख म्योलड़ी न्यारी, कपुआ बासद यख हीलास प्यारी। फूल फूल दो यख बुरास नाम, जगमा प्रसिद्ध एको गढ़वाल नाम। ट्रैकिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बस मन करता है कि चलते ही रहें, कभी अकेले, कभी अपने दोस्तों के साथ, तो कभी अनजाने जो हम सफ़र हैं उनके साथ। बस चलते ही रहें इन हवाओं के साथ, इन नदियों के साथ, इन जंगलों के साथ, इन चिड़ियों के साथ। जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है, चाहे आप सोलो ट्रैक करें या ग्रुप के साथ या दोस्तों के साथ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। द्वितीय केदार मधमेश्वर की जो पैदल सफ़र है हमने शुरू कर दिया है। रांसी गांव से करीब 16 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा है, जो एक अलौकिक दुनिया से होते हुए आपको प्रकृति के करीब, बिल्कुल करीब लेकर जाती है। तो चलते हैं रांसी टू मधमेश्वर। मधमेश्वर ट्रैक में एक अजीब सी शांति है, सुकून है। ऐसा नहीं लगता कि हम रास्ते पर चल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि रास्ता हमारे साथ साथ चल रहा है, हमें झरने, नदियाँ, पहाड़ दिखाते हुए, बताते हुए सब कुछ। और अगर आप जैसे केदारनाथ ट्रैक पे चलते हैं, उसमें और मधमेश्वर ट्रैक में यही अंतर है। केदारनाथ ट्रैक पे घोड़े, खच्चर, आदमी, बहुत सारी भीड़ चलती है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रैक में बिल्कुल एक तरीके से सन्नाटा कह सकते हैं। जहाँ पर आपका मन कर रहा है, रुकिए, एंजॉय करिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए।
यो गोनार गांव कोई लोग ओन चाहना तो आए मधबेश्वर, यहाँ से 10 किलोमीटर मधबेश्वर। यहाँ गु बहुत साफ सुथरा रहे, अच्छी भी रोनी हो। यो तो देखना है कि बड़े लगे तुम तो यहाँ होम स्टे आए मैं होटल में खाना तुम तो बड़े लोग हो तो तुम यहाँ बार बार आए। यो तो खेत है कि स्वास्थ्य तुम तो अच्छो लगे कि नहीं लगे। होम स्टे पहुँचिए। हाँ होम स्टे बंद तो अभी तो बोर्ड तो हमारो लगाई हो तो नहीं लगाई अभी हमारो छो लगाई किराए मैंने लून के जब आर खूब सीजन चलते तब 800-900 आजकल तो कम लून 600-500 ये में। पर जो भी यात्री आओ ना तो खुश रह जाना कि एक बार में आहा तो खाना खा लेते से खुश रह जाना। बार बार मिलता तो पहचान रहे सुन सी उन्हें से क्या हम तो मैं खाने याद उन्हें से नहीं आकर तो लोग तो बहुत बड़े लगे थे कि अभी तो यो कम छ न टूरिस्ट लोग तो यहाँ लगे कि अभी ये लाइन में इज्जत रोनी छ। केदारनाथ और मधमेश्वर ट्रैक में जो एक खूबी है जो इस पूरे दोनों ट्रैक में एक डिफरेंस बताती है वो है जब आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको पूरा कमर्शियल मिलता है। आपको न तो दूध की चाय मिलेगी, न मट्ठा मिलेगा, न घी मिलेगा, सब कुछ बाज़ार का सामान आ रहा है और रास्ते भर पूरे जो आपके केदारनाथ तक आपको वही मिलता है। लेकिन मधमेश्वर ट्रैक में आप रांसी, गोंडार, बनतोली उसके ऊपर आपको घी मिल जाएगा, छाछ मट्ठा मिल जाएगा, दूध की चाय मिल जाएगी और लोकल जो साग सब्जी हैं उनको बनाए हुए लोगों ने छोटे छोटे होम स्टे बनाए हुए हैं। रहने की कोई कमी नहीं है पूरे ट्रैक में ऊपर तक। तो जैसे जैसे बनतोली से ऊपर चढ़ाई शुरू होती है जगह जगह आपको जो स्थानीय लोगों की, गोंडार वालों की छानियाँ हैं उसमें रहने की जगह मिल जाती है। बनतोली में भी रहने की जगह है जहाँ से सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। तो अगर आप रांसी से ऊखीमठ से आए हैं और शाम हो गई है या दिन ढल गया है तो आप यहाँ रुक सकते हैं और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन यहाँ से ट्रैक शुरू कर सकते हैं। कैसी हो रही है? खड़ी चढ़ाई और धूप ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो ट्रैकिंग के लिए काफ़ी घातक होता है। घातक इन द सेंस कि आप पसीने बहुत ज़्यादा आता है, धूप लग रही है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और चढ़ाई चढ़ने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। अगर बादल लगे हों और हल्की हल्की हवा बह रही हो तो चढ़ाई कैसी भी हो वो पार हो जाती है। लेकिन धूप में चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चढ़ाई का सबसे अच्छा तरीका है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5 या 5:30-6 बजे आप लोग चलना शुरू कर दें और जो मेन चढ़ाई है वो करीब 10 बजे तक पूरी हो जाए। तो हम लोग रांसी से ही करीब 7:30 बजे निकले, फिर गोंडार पहुँचे, बनतोली, और अब बादल तो लगे हुए हैं लेकिन कहीं भी हमें छाँव दिखाई नहीं दी। आगे देखते हैं किस्मत हमारी आज।
दरअसल इस पूरे ट्रैक में, मधमेश्वर ट्रैक में, जब हम गोंडार से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो करीब 8 किलोमीटर की चढ़ाई है उसमें से 6 किलोमीटर में जंगल नहीं मिलता है। और अगर धूप है तो फिर चढ़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर जंगल होता तो उसके जो पेड़ों की छाँव है उससे धूप का पता नहीं लगता है। इसीलिए चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। हर आधा किलोमीटर पर रुकना पड़ रहा है, पसीना है, पेड़ की छाँव ढूंढनी पड़ रही है और वहाँ पर बैठना पड़ रहा है। अभी देखिए पूरा रास्ता है, कहीं पेड़ जो है वो नहीं दिख रहे हैं। है पेड़, बहुत कम है पेड़, और जहाँ पर पेड़ है वहाँ रास्ता भी नहीं है, पर घास ही घास दिख रही है। ये जो ट्राइपॉड है ना, ये मेरी जान है। और आपने देखा होगा मैक्सिमम शॉट 90% शॉट्स जो होते हैं वो ट्राइपॉड होते हैं, क्योंकि जब आप बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं तो जब हम पैन करते हैं, टिल डाउन टिल्ड अप करते हैं, जूम करते हैं तो वो सेक करता है। लेकिन अगर आप स्टिल शॉट बना रहे हैं तो आँखें बिल्कुल उस शॉट को देखती रहती हैं, और जब हम हिलाते हैं तो वो आँखें जर्क मारता है शॉट। इसलिए हमेशा ट्राइपॉड रखता हूँ। मधमेश्वर में हल्की हल्की बारिश हो रही है। लगभग 9 बजे का समय है। हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, और यकीन मानिए कि अगर आप केदारनाथ की तुलना करें मधमेश्वर से तो ज़मीन आसमान का अंतर है।
इस तरीके से मुझे जैसा लग रहा है कि मैं किसी होम स्टे में हूँ, और होम स्टे में जैसे महिलाएं चूल्हे में खाना बनाती हैं, सब्जी रोटी दाल जो भी है, वैसे यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शायद भारत के किसी भी तीर्थ स्थल में नहीं होगी कि जब यहाँ पर टूरिस्ट आता है, यात्री आता है, तो वो हर दिन एक बारी लगती है कि आज खाना ये खिलाएंगे। तो आज खाना खिलाने की बारी जो यात्री आ रहे हैं इस परिवार की है, और रहने की भी यही इसी तरीके से बारी लगती है। एक ही गांव है गोंडार, और उन्हीं के लोगों की यहाँ पर जो है वो बारी लगती है। दाल है, आलू की सब्जी है, आलू यहीं का है, और मक्खन भी दे रखा है। तो बदलता रहता है, जो सब्जियां हैं यहाँ पे वो अलग अलग। टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। एक बार आप भी मधमेश्वर आके ये जो अनुभव है ये ज़रूर लीजिएगा। केदारनाथ से तो बिल्कुल अलग है। केदारनाथ में आपको चूल्हे की रोटी कहीं नहीं मिलेगी, न गौरीकुंड, न भीमबली, न लिंचोली और न केदारनाथ। गजे कर्णकल्पं ताण्डवं रुद्रनाथं मदनसमनकर्णं मर्धने मदमहेशं नरकपतिनामा तारणे तुंगनाथं जयति जय 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 ज्योतिर्लिंग केदारनाथम। हिमालय के दिव्य श्रृंखलाओं पे उपस्थित, हिमालय के मध्य भाग में स्थित यह भगवान शिव का दिव्य भव्य मंदिर द्वितीय केदार के नाम से विख्यात, मध्य हिमालय में होने के कारण मदमहेश्वर, मदनांत का भक्त वत्सला, जीवात्मा के मद का हरण करके जीव की गति शिव की तरह प्रदान करने वाले जो महादेव हैं वो मदमहेश्वर हैं। मधु महेश कहा गया है, मधु मने होता है मीठा। जीवात्मा के हर ऐश्वर्य को देने वाले, हर मनोरथों को सिद्ध करने वाले, हर कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करके शिव सायुज्य देने वाले, शिवलोक की प्राप्ति करवाने वाले, जीव की गति शिव के समान करने वाले, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाले जो महादेव हैं वो मधुमहेश है। इस स्थान पर हिमालय के मध्य भाग में स्थित होने के कारण, और जब हिमालय में पांडव अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए इस दिव्य हिमालय में आए तो भगवान शिव ने उन्हें एक रूपों में एक स्थान पर दर्शन नहीं दिया। हिमालय में भगवान शंकर जी जो दिव्य ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान है, तो हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं पर है, सतयुग का ज्योतिर्लिंग है। भगवान शंकर जी ने नर नारायण ऋषि को वहाँ पर दर्शन दिया। नर नारायण की तपस्या का फल था कि आज हम इस दिव्य हिमालय में, इस शिवलोक में, केदारखंड में भगवान का दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं।
उसके बाद जब पांडवों को गृहत्या, ब्रह्मत्या, गोत्र हत्या का पाप लगा तो व्यास ऋषि की आज्ञा लेकर पांडव इसी दिव्य हिमालय में आए। भगवान शंकर जी ने इस दिव्य हिमालय को आशीर्वाद दिया। कहते हैं जीवन मुक्तो भवे सोपी जोगतो हिमालय। वो जीव मुक्त हो जाता है जो एक बार भी इस दिव्य हिमालय पे आकर के महादेव का चरण शरण पकड़ता है, महादेव का दर्शन करता है। और उसी क्रम में भगवान शंकर जी ने पांडवों को दर्शन दिया। चाहते तो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दे करके उन्हें मुक्त कर सकते थे, लेकिन भगवान शंकर जी ने उनके गृहत्या, ब्रह्मत्या, गोत्र हत्या के कारण उन्हें दर्शन देना नहीं चाहा। उन्हें कठिन परिस्थितियों से, कठिन तप के कारण इस देवभूमि में आकर के जब भगवान शंकर जी ने देखा कि पांडव यहाँ पे भी आए तो उन्होंने महिष रूप धारण किया और इस दिव्य लोक में, इस शिवलोक में भगवान ने अपना दर्शन दिया। जैसे ही पांडवों ने महिष का पृष्ठभाग स्पर्श किया वो शिवमय हो गया, शिवलिंग रूप धारण कर दिया। तो भगवान शंकर जी का पृष्ठभाग है केदारनाथ और सबसे बड़े योगी भगवान शिव है। तो भगवान शंकर सबसे पहले योग के गुरु महादेव ही थे। तो उन्होंने इन दिव्य श्रृंखलाओं पर, इन अवंतिकाओं पर, इस दिव्य केदार खंड में अपने योग चक्रों से, अपने अनन्य भागों के, अपने अनन्य भाग के योग चक्रों से दर्शन दिया, जो पंच केदार कहलाए। केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवम सर्व पाप प्रणाशन। हिमालय में केदारनाथ, जहाँ भगवान का पृष्ठभाग मेरु चक्र की पूजा, जहाँ पर भगवान शिव का मेरु चक्र, सिरोभाग पशुपतिनाथ नेपाल में भगवान शंकर जी की नाभि स्वरूप की पूजा इस स्थान पर, नाभि चक्र। हृदय भाग उत्तुंगनाथ जी में, रुद्रनाथ जी में भगवान का मुखारविंद, नेत्र चक्र और जटा कल्पेश्वर में जहाँ पर भगवान शिव का सिर चक्र है। यह जो पांचों केदार है भगवान शंकर के दिव्य योग साधना के स्थान है। शिव भक्त कोई भी जीवात्मा इस स्थान पे आकर के भगवान शंकर का दर्शन करता है, वह शिव समान हो जाता है। उसको फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म पुनरपि जनने जठर पुनः पुनः माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब बात करते हैं कि पूरी जो कहानी है केदार की, केदार मतलब ही दलदल होता है। और जब महाभारत युद्ध के खत्म होने के बाद पांडव उत्तराखंड आए, हिमालय आए, तो केदारनाथ की जो 5 पार्ट हैं यानी पंच केदार जिनको हम यात्रा कहते हैं, उनकी कहानी आपको मालूम होगी। एक बार संक्षेप में मैं दोबारा बताता हूँ। केदारनाथ में जो भैंसे के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए, जब धंसने लग गए तो उनके जो 5 हिस्से हैं वो अलग अलग उनका अलग अलग क्षेत्रों में वो निकले। जैसे पृष्ठभाग की पूजा भगवान केदारनाथ की जाती है केदारनाथ में। उसके बाद द्वितीय केदार है जहां हम खड़े हैं यानी मध्यमहेश्वर में, और मध्यमहेश्वर बिल्कुल बीच में भी है। अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और केदारनाथ ये तीनों एक लाइन में हैं। और उसके आगे कल्पेश्वर भी है और थोड़ा तुंगनाथ है। तृतीय केदार तुंगनाथ आते हैं जहाँ पर हृदय और बाहु यानी भुजाओं की पूजा होती है। फिर आता है चतुर्थ केदार यानी रुद्रनाथ, वहाँ पर मुख ललाट की पूजा होती है। और उसके बाद अंतिम केदार आते हैं पंचम केदार कल्पनाथ, वहाँ पर बालों की पूजा होती है। तो भगवान शिव एक ही हैं, अलग अलग रूपों की पूजा होती है। लेकिन केदारनाथ धाम के अलावा जो 4 और केदार हैं वहाँ उतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नहीं पहुँच पाते। अब जब हम चले थे उस समय हमें मुश्किल से 10 लोग ही मिले थे जो हमारे साथ ऊपर केदार मध्यमेश्वर धाम में आ रहे थे। यहाँ भी 8 से 10 ही लोग इस समय हैं। सावन में आने की सावन में यात्रा किसी भी तीर्थ में करने की जो खूबसूरती है वो तो रहती है, लेकिन कभी कभी कोहरा भी इतना ज़्यादा रहता है कि आप कोई भी जो ब्यूटी है चारों तरफ की वो नहीं दिखा पाते। सुबह से हम कोशिश कर रहे थे कि कोहरा छटेगा, लेकिन 10 बज चुके हैं। अब हमें लगता नहीं है कि कोहरा छटेगा। तो जितना यहाँ की जानकारियाँ हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो आपके बीच साझा करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे नीचे की तरफ।
पिछले साल यहाँ पे बनी हुई है नाली, जो फॉरेस्ट वालों ने बनवाई है, उससे थोड़ा बहुत कम हो गई है वो, बट अभी ये पीछे वाला भी दिख नहीं रहा है, यहाँ पे विजिबल नहीं है। बट यहाँ पे ना यहीं तक बनी हुई है, अभी 50-60 मीटर का ही है। और यहाँ से भी वो नाली ऊपर एक पुरानी बनी हुई थी ना, तो वो अभी प्रॉपर उसका काम नहीं हुआ, तो वो भी कभी बरसात में आ सकता है। और ये वाला भी उधर से पूरा वो करता है, ड्रेनेज का प्रॉपर है नहीं, बस यही वाला हुआ है कब पिछले साल में काम में ना, तो उस चक्कर में थोड़ा अभी है। मतलब इस साइड का तो बच गया, लास्ट ईयर तक तो ये था कि मंदिर में पानी घुस जाता था, पर अभी ये हो गया कि काफ़ी बच गया उससे। इधर की साइड बन जाता था फिर पूरी सिक्योरिटी हो जाती, मतलब पानी वानी घुसने का ना। इससे खतरा है। और बुग्याल भी, हाँ बुग्याल भी काफ़ी वो हो रहा है, धस रहा है, मतलब वो ब्लॉक भी हो रहा है पूरा, और वो कट भी रहा है मतलब। और तो बाकी तो सही है इधर साइड से, पर ऊपर का मेन है वो ऊपर वाली अभी दिख नहीं रहा है यहाँ से। एक तो ना वो एक नाली वहाँ पे भी बनी हुई है, वो भी लीक करती है बीच बीच से, तो उस पर थोड़ा काम हो जाता तो वो बढ़िया हो जाता फिर। रांची से जब हम लोग आते हैं मधमेश्वर में, तो सबसे पहली बात ये आती है कि कहाँ रुकें। तो यहाँ पे गांव वालों का बहुत बढ़िया सिस्टम है। गांव वालों की बारी लगाई रहती है कि आज जितने भी गेस्ट आएंगे इसके यहाँ रुकेंगे, अगर यहाँ फुल हो गया तो दूसरे के यहाँ रुकेंगे। ऐसे करके यहाँ पे गांव वालों के छोटे छोटे धर्मशाला टाइप के कमरे हैं, अच्छे हैं, अटैच बाथ हैं, गर्म पानी वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। और खाना सबसे बढ़िया है यहाँ का, चूल्हे पे लकड़ी से बना हुआ खाना, और चूल्हे के पास में आपको बिठा के बहुत ही आनंददायक भोजन ये लोग कराते हैं। और यहाँ से बहुत सारे ट्रैक भी जाते हैं, तो रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ से आगे नंदीकुंड जाना चाहते हैं, पांडवशिरा जाना चाहते हैं, तो यहीं से बहुत सारे ट्रैक भी स्टार्ट होते हैं। ऐसे तो आप जब भी कपाट खुलते हैं केदारनाथ, मधमेश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ के, तो आप किसी भी महीने आ सकते हैं, लेकिन सावन का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। वैसे भी भोलेनाथ को सावन काफ़ी प्रिय है। ब्रह्म कमल चढ़ाना, निचले इलाकों में जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर भी सावन में विशेष पूजा अर्चनाएँ होती हैं। और भगवान रुद्रनाथ जो हैं, तुंगनाथ जो हैं, मधमेश्वर, कल्पनाथ और केदारनाथ, इन सब में सावन में जो दर्शन होता है वो दिव्य और भव्य होता है। लेकिन परेशानियां भी सावन में ज़्यादा होती हैं, इसीलिए असली जो यात्रा मानी जाती है हिमालय में केदार, जो पंच केदारों की, वो सावन ही होती है। ये है हमारी वापसी की जर्नी मधमेश्वर से वापस। कई बार कुछ लोगों को चढ़ाई में दिक्कत नहीं आती जितनी कि उतराई में दिक्कत आती है। जो चढ़ाई है वो भी खड़ी है और उतराई भी फिर डाउन है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जब आप मधमेश्वर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो आपके घुटने के नीचे का पोर्शन है वो काफ़ी दर्द करने लगता है, तले जो हैं पैर के वो दर्द करने लगते हैं। तो उतराई में भी भागने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से चलते हुए नीचे की तरफ उतरिए। कहीं पर रुकना है, सांस आराम से बैठ के प्रकृति के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए और फिर आगे बढ़िए।
ऊपर से हरी मिर्च। चार भी दूं? कद्दू की सब्जी है, चावल है, हरी मिर्च है, हरी सब्जी है, दाल है, नमक है सिलबट्टे में पिसा हुआ, और ये घी है और जो मट्ठा है। इतनी सारी चीज़ें गोंडार में, सारी थकान मिल गई इसका खाना खा के। यात्राएं हमेशा जारी रहती हैं और रूरल टेल्स का भी सफ़र अनवरत रूप से उत्तराखंड की एक घाटी से दूसरी घाटी की तरफ बढ़ता रहता है। हमारी कोशिश रहती है कि उत्तराखंड की बारीक जानकारियां आपके बीच हम लाते रहें। मधमेश्वर का ट्रेक यादगार था, लेकिन एक बात जो दिल में काफ़ी दर्द हुआ वो था प्लास्टिक का कचरा। न तो स्थानीय लोगों का ध्यान इस तरफ है और न ही सरकार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि मधमेश्वर धाम केदारनाथ वन्यजीव विहार में स्थित है। अब कहीं भविष्य में यात्रा बढ़ने पर इसका हाल भी केदारनाथ धाम की तरह न हो, जहां रास्ते भर प्लास्टिक का कचरा बिखरा पड़ा है। इसलिए हम सभी को इस ओर ध्यान देना होगा और फूलों की घाटी की तर्ज पर इस घाटी में भी इको डेवलपमेंट कमेटी बनाई जा सकती है। ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। रूरल टेल्स का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।